Welcome guys to the new series of machine learning. So आज हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. So all of you जितने भी लोग हैं सब लोगों को पता ही है मशीन लर्निंग एक कितनी बड़ी फील्ड बन चुकी है इस टाइम ऑफ द इंजीनियर्स के लिए कितनी बड़ी फील्ड बन चुकी है वो मशीन लर्निंग. So machine learning is a part of artificial intelligence actually. तो तो आज हम लोग मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन लेंगे. ठीक. दिस इज ऑल अबाउट वन इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग. और हम लोग फिर जानेंगे मशीन लर्निंग में क्या होता है, कैसे होता है, एंड we'll move further and see what we can learn in machine learning, how do we learn in machine learning. All the theoretical part is covered in this video for the introduction of machine learning. So like let's just start. मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप लोगों को समझाता जाऊंगा क्या लिखा हुआ है. मैंने आप लोगों के लिए जो स्लाइड्स बनाई हैं, आज हम लोग ये पूरी स्लाइड्स कवर करेंगे. आप लोग चाहो तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, लाइक इंक्रीज द स्पीड, या तो आप इसके पर्टिकुलर जगहों पे भी जा सकते हो. तो दीज आर द पेजेस दैट आई विल बी कवरिंग फॉर यू गाइस. हम लोग जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ लिखी है वो सब हम लोग कवर करेंगे. ठीक. तो सबसे पहले पढ़ते हैं. आर्थर सैमुअल, अ pioneer in the field of artificial and computer gaming, coined the term machine learning. He defined money. So Arthur Samuel was, I guess so, a person working in the IBM. ठीक. उसने 1959 में मशीन लर्निंग का जो था वर्ड उसको इंट्रोड्यूस किया. और मशीन लर्निंग उसने ये डिफाइन करी कि अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. सो इसका बेसिकली क्या था कि जैसे अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ें प्रोग्राम कर रहे थे, मतलब हम लोग हर चीज़ प्रोग्राम करते आ रहे थे, उससे एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल रहा था. ठीक. तो जैसे अगर हम लोग को कोई भी नंबर को प्लस करना है तो हम लोग उसको प्रोग्राम करते थे. माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, उसको भी हम लोग प्रोग्राम करते थे. तो आर्थर सैमुअल ने ये कहा कि क्यों ना हम लोग कंप्यूटर्स में ही इतनी ताकत डाल दें. ठीक. कि हम लोग मशीन को ही इतना लर्न करा दें कि वो खुद ही से ही वो सारी चीज़ें कर सके. कि अगर वहाँ पे ऐड कीवर्ड लिखा है तो वो ऐड कर दे उन नंबर्स को. ठीक. लाइक इसके आगे पढ़ते हैं. इन वेरी लेमैन मैनर मशीन लर्निंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ऑटोमेटिंग एंड इम्प्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस विदाउट बीइंग एक्चुअली प्रोग्राम, दैट इज विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस. ठीक है. जैसे अभी तुम लोग शुरू करोगे, तुम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज शुरू किया. ठीक. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ही तुम लोगों ने शुरू करी, अ, तो जैसे तुम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक शुरू करी, तुम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो, अच्छे से काम करते हो उस चीज़ पे. लेकिन तुम लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि अब इस टाइम पे तुम लोगों को हर एक कंपोनेंट के लिए कोड लिखना पड़े. ठीक. हर एक कंपोनेंट के लिए जैसे तुमको सर्च करना पड़ जाए कि यहाँ पे जितने भी अगर बेफालतू के स्पेसेस हैं उसको तुम रिमूव कर सको, या तुम एक पैराग्राफ से पढ़ के बता दो कि इंसान का सेंटीमेंट क्या है, तो ऑब्वियसली तुम उसके लिए कोड करोगे. अब तुम उसके लिए कोड करोगे तो तुमको मेहनत लग जाएगी. ठीक. अब तुम यही काम मशीन लर्निंग मॉडल से करोगे अगर, तो तुम उस चीज़ के बारे में क्या करोगे. अगर तुम उस मशीन लर्निंग मॉडल से उस चीज़ पे काम करोगे ना, तो सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा कि आपका सेंटिमेंटल एनालिसिस है ना, वो यूज़ आ जाएगा. कि आप जो पढ़ा लिखा हुआ है आपके सामने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट, वो टेक्स्ट को ना आप पढ़ोगे. ठीक. और आप उसमें समझ सकते हो कि वो पॉजिटिव है, कि न्यूट्रल है, कि वो नेगेटिव वे में दिया गया है. तो अगर जैसे अब हम लोग ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, कि नेगेटिव वे में दिया गया है, तो उसको समझने के लिए भी हम लोग को कुछ की पॉइंट्स याद रखने होंगे. कि अगर वो की पॉइंट्स जो है
या हम लोगों ने एक जो ग्रेड सेट करके रखे हैं कि क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है और क्या चीज़ न्यूट्रल है। तो हम लोग को उसको मशीन के लिए ट्रेन कराना पड़ेगा उसी तरीके से। तो बेसिकली ये सारे काम जो रहते हैं ये अलग अलग मशीन लर्निंग मॉडल्स करते हैं। ठीक। तो यहाँ से पढ़ते हैं फिर जो मैंने अभी बोला उसके बारे में कि हम लोग करेंगे कैसे। जैसे हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस ही कर रहे हैं तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। द प्रोसेस starts with feeding good quality data and training our machines computers by building machine learning models using the data and different algorithms. The choice of algorithms depends on what type of data we have and what kind of task we are trying to automate. Here are the 10 key points to tell you about ML. ये हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे, पहले हम लोग ने जो ऊपर पढ़ा है उसको समझते हैं। देखो, जैसे तुमको सेंटिमेंट एनालिसिस करनी होगी। सेंटिमेंट का मतलब समझ रहे हो ना कि एक इंसान गुस्से में है, एक इंसान शांत है या एक इंसान खुश है। ठीक। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं इन तीन चीज़ों के लिए। ठीक। तो सबसे पहले ना किस चीज़ में सेंटिमेंट एनालिसिस करोगे तुम लोग। उन लोग जो एक टेक्स्ट को लिख के देंगे तुमको उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस करोगे, या तुम लोग रिमार्क्स में, या उन लोगों का जो भी रिव्यू रहता है उसमें सेंटिमेंट्स तुम समझ सकते हो कि द ऐप इज़ पुअर, द ऐप इज़ गुड, the the app is okay. I want to include these things but the app is okay. Like the app is okay वाला कि वो न्यूट्रल है। ठीक। और the app is good वाला उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया क्योंकि उसकी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। ठीक। तो अगर मैं तुमको इसके ऊपर स्टार रेटिंग ना दूं तो क्या मशीन इस चीज़ को समझ सकती है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है कि ये प्रोडक्ट कितना खराब है। नहीं समझ सकती ना स्टार रेटिंग के बिना। ठीक। तो क्या करते हैं ना, तो यहीं पे काम आता है मशीन लर्निंग मॉडल। किसी ने भी अगर रिमार्क्स दिया या कोई रिव्यू दिया तो वो रिव्यू में से जो टैग्स रहेगा, जैसे कि आई हेट दिस ऐप, आई एम हैप्पी विद द ऐप, एंड द ऐप इज ओके, आई वुड लाइक टू ऐड मोर फीचर्स, तो उसके हिसाब से ना हम लोग मॉडल ट्रेन कर देंगे कुछ वर्ड्स के हिसाब से। कुछ वर्ड के हिसाब से जब हम लोग मॉडल ट्रेन कर देंगे ना, तो हम लोग एक चीज़ समझा सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग को स्टार की रेटिंग नहीं भी देनी होगी तब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम लोग मान लो कि हम लोगों ने कह दिया इस चीज़ के बारे में कि मान लो जैसे हम लोग के पास ना 5 ग्रेडेड सेंटिमेंट एनालिसिस है। 5 ग्रेड्स मतलब वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव और वेरी नेगेटिव। वेरी नेगेटिव का मतलब 1 स्टार, वेरी पॉजिटिव का मतलब 5 स्टार। ठीक। तो हम लोग इसको ग्रेडेड से सेट कर देंगे, इन सारे ग्रेड्स को सेट कर देंगे और उसी के हिसाब से अपने मॉडल को ट्रेन कर लेंगे। ठीक। मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी हम लोग को एल्गोरिदम पिक करनी चाहिए कि रिग्रेशन मॉडल यूज़ करें, कि रैंडम फॉरेस्ट मॉडल यूज़ करें, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करें। ठीक। तो उसके लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग को कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग को कौन सा मॉडल यूज़ करना है और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। अब जैसे मैं तुमको एक बेसिक एग्जांपल दूं जो कि मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस का दिया ना, वो अभी हम लोग यहाँ पे 10 पॉइंट जब पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा। डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, इट्स अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस focused on developing algorithms that learn from data patterns to make predictions without explicit programming. Explicit programming का मतलब कि like it's a subset of artificial intelligence focused on algorithms. Algorithms पे focus करता है वो। ठीक। वो algorithms पे focus कर रहा है और उससे हम लोग ना predictions कर सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करे बिना। एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग करे बिना तुम लोग समझ गए ना कि हम लोग डाटा लेंगे उसको ट्रेन करेंगे। ठीक। तो अब ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग भी कुछ होता है, combines data with statistical tools to predict outputs providing actionable insights across various domains. अब देखो हम लोग कुछ टूल्स यूज करेंगे। ठीक। स्टैट्स के हम लोग कुछ टूल्स यूज करेंगे। उन टूल्स को अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे यूज करा जाता है। अब हमें इस टूल्स का नाम, बहुत सारे टूल्स हैं स्टैट्स के अंदर के ही होते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो तुम लोगों को अगर पता होगा तो वो हम लोगों का ये रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता रखनी पड़ती है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें और इससे भी कुछ लगे हुए जो टूल्स रहते हैं जैसे जेड स्कोर वगैरह वगैरह, वो हम लोग बता सकते हैं। और जब हम लोग उन स्टेटिस्टिकल टूल्स से
आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं, देखो स्टैट्स से तो हम लोग आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं ना। अगर हम लोग स्टैट्स को और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को दोनों को मिक्स करते हैं, तो हम लोग मशीन लर्निंग के थ्रू, मशीन्स के ही थ्रू हम लोग आउटपुट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब नीचे आ जाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग यूज इन डाइवर्स फील्ड्स सच एज इमेज रिकॉग्निशन। हम लोग इमेज को कैसे रिकॉग्नाइज कर दे सकते हैं, जैसे एक बिल्ली की फोटो है या एक कैट की फोटो है, तो हम लोग उसको कैट या डॉग में, दोनों में हम लोग डिफाइन कर लेंगे और उसके टैग्स को हम लोग स्टोर करते जाएंगे, ठीक। जब हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे तो हम लोग उसी से समझ में आएगा कि हम लोग आखिर में कर क्या रहे हैं। कि जब हम लोग इनपुट देंगे कैट की या एक डॉग की इमेज, तो उससे क्या आउटपुट आएगा कि कैसा बना है इमेज, ठीक। कि इमेज का वैल्यू क्या है, तो हम लोग कैट के इमेजेस में टैग दे देंगे कैट का, और डॉग्स के इमेज में दे देंगे हम लोग टैग डॉग का, ठीक। तो इससे हम लोग को एक चीज़ ये समझ में आ जाएगा, जब हम लोग का सिस्टम ट्रेन हो जाएगा तो जैसे ही हम लोग एक फोटो खींचेंगे तो कैट होगा कि डॉग होगा वो उसको खुद ही डिफाइन कर लेगा, ठीक। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम, कॉमन एमएल एप्लीकेशंस। अब देखो यहाँ पे मैंने रिकमेंडेशन, ये हम लोगों ने इमेज रिकॉग्निशन बता दिया, एनएलपी। एनएलपी भी आप जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये भी एक मतलब बहुत ही फैंसी टर्म है और बहुत ही अच्छा टर्म है। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हो तो आई विल से गो फॉर इट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या रहता है, जो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, लाइक जो हम लोग लैंग्वेज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम लोग उसको प्रोसेस करके उसको मशीन में फेच करते हैं। मशीन में फेच करने के बाद हम लोग उससे एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम लोग का सेंटिमेंटल एनालिसिस में भी हम लोग एनएलपी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लैंग्वेज को पढ़ा, उसको प्रोसेस किया और उससे कुछ आउटपुट्स दिए। रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो हम लोग नेटफ्लिक्स में भी पढ़ेंगे वो बता देते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन जैसे। अब कुछ चीज़ें जैसे फ्रॉड्स जो होते हैं वो डिफाइंड रहते हैं ना, कि अगर आपको इस नंबर से कॉल आए तो ये फ्रॉड है, तो ये आपको पता रहता है। अगर मशीन को भी हम लोग ये फेच करा दें तो वो ऑब्वियसली हम लोग तक कॉल आने ही नहीं देगा। तो ये कॉल या ईमेल्स को स्पैम में डाल देगा। और ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स क्या होते हैं, जो कि खुद से चलते हैं जैसे टेस्ला, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम, कॉमन एमएल एप्लीकेशंस प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सजेशंस बेस्ड ऑन यूजर डाटा, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट। अब जैसे तुम हो नेटफ्लिक्स में, तुम कुछ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स में तुमने हॉरर देखने ही शुरू कर दिया, तो तुम जब हॉरर देखोगे 5 या 6 मूवीज, तो नेटफ्लिक्स विल रिकमेंड हॉरर मूवीज टू यू ओनली, ठीक। rather than recommending any sci-fi, रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज, ठीक। तो ये कॉमन एमएल का एप्लीकेशन रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने सेम एक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया है, इसीलिए demonstrate how ML powers recommendation system leveraging collaborative filtering and content based filtering for personalized movie and TV show recommendations। जो कि मैंने तुमसे बोला कि पहले वो तुम्हारा डाटा फिल्टर करेगा, ठीक। फिल्टर करने के बाद वो कॉन्टेस्ट बेस्ड की फिल्टरिंग करेगा उसमें से, और फिर तुमको पर्सनलाइज मूवीज या टीवी शोज दिखाएगा, ठीक। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Another ML type improving recommendation system by learning decision making based on environmental feedback, enhancing future recommendations। ठीक, अब मैं तुमको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। कि जैसे हम लोग इसको नीचे ही पढ़ सकते हैं, ठीक। तो मैं इसको नीचे ही समझा दूंगा अभी, क्योंकि वीडियो ना तो लंबी हो जाएगी। Personalized recommendations popularity increasingly used in e-commerce, social media, and online advertising due to improved user experience and engagement। तो अगर आप एमएल यूज़ करते हो तो आपका इम्प्रूवमेंट तो हो गई ना भाई, यूज़र और एक्सपीरियंस में, एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, ठीक। अब नीचे आते हैं, रिलेशन क्या है डाटा माइनिंग और डाटा साइंस में, ठीक। ML closely related to these fields, utilizing data as input to generate accurate results to algorithm। हम लोगों ने कुछ डाटा माइन किया, ठीक। उस डाटा को सॉर्ट किया, उस डाटा को वापस हम लोग के सिस्टम पे फेच किया, उससे कुछ मॉडल बनाया। तो इसका रिलेशन तो हो गया ना भाई डाटा माइनिंग से। और फिर मशीन लर्निंग प्रोसेसेस, तो involves receives data as input, apply algorithms to formulate answers and refining predictions based on feedback। take significance of machine learning revolutionizes industries, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मेन तिकड़म क्या है। हम लोग का आर्टिफिशियल के अंदर ही आता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है ना वो दैट इज़ अ सबसेट,
of machine learning, and machine learning is a subset of artificial intelligence. And so like आप एक ML प्रोग्रामर हो और आप एक डाटा साइंटिस्ट हो। डाटा साइंटिस्ट, जब आप ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग पे कोड वर्ड करने के लिए तैयार हो गए, जब आपने डाटा साइंस पढ़ा होगा तो आप डाटा को अच्छे से समझ पाओगे, उससे डाटा से इंसाइट्स ले पाओगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड ML, जितनी आपके लिए मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को पढ़ना होगा। ठीक, तो मशीन लर्निंग, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इससे कुछ ऑब्वियसली कुछ तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, एज मच एज केपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो जाता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग रूल बेस्ड कोड इज रिटन बाय डेवलपर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। मशीन लर्निंग uses a data-driven approach, and AI can involve many different techniques, including machine learning, deep learning, as well as traditional rule-based programming also. ठीक, ML can find patterns and insights. देखो, तुम लोग इसको पढ़ लो, this is not a difficult thing. तुम लोग इसको पढ़ लोगे तो तुमको खुद ही पे खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, नथिंग एल्स। तो अभी हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब देखो, वहाँ पे मैंने बोला था ना कि हम लोग मशीन लर्निंग कैसे काम करेगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि काम कैसे करेगा। सो इनिशियली क्या होता है, द एल्गोरिदम रिसीव्स इनपुट डाटा एंड जनरेट प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन इट्स मॉडल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड पास करेंगे, रिसीव करेगा इनपुट डाटा और उससे प्रिडिक्शन जनरेट करेगा अपने कोई भी एक मॉडल से। ठीक, अगर जैसे हम लोग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जो कि डीप लर्निंग का एक बहुत अच्छा मॉडल है, तो वो उससे टैग्स हम लोग को दे देगा इनपुट में, और फिर उस मॉडल से जब हम लोग फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके जब मॉडल से प्रिडिक्ट करवाएंगे, तो वो क्या प्रिडिक्ट करेगा उसको फॉरवर्ड पास कहते हैं। दिस इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग द इनपुट थ्रू वेरियस लेयर्स और कंपोनेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। ठीक, अब हम लोग वेरियस लेयर्स लगाते हैं, जैसे CNN की कॉन्वोल्यूशनल 2D लेयर, फिर हम लोगों की दो तीन एक दो और लेयर रहती हैं उसमें, जो ये सब लगा देते हैं कॉन्वो 2D लेयर। फिर हम लोगों का जब उस लेयर को मैनेज करते हैं तो एक और लेयर लगाते हैं। ठीक, इसका लेयर ये सब लगाने के बाद ये कुछ आउटपुट देता है। अब ये कुछ जो आउटपुट देगा ना, तो ये तो है नहीं कि ये पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ देगा, तब यूज होता है लॉस फंक्शन का। तो आफ्टर जनरेटिंग प्रिडिक्शंस द एल्गोरिथम कैलकुलेट्स द लॉस फंक्शन फर्स्ट। ठीक, अब लॉस फंक्शन को आप लोग कॉस्ट फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक, the function quantifies the disparity between the predicted output and the actual output from the data set। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ना तुमने CNN से एक मॉडल ट्रेन किया जो कि तुमको बताएगा कि जो तुम्हारा मॉडल है वो तुमको ये बताएगा कि ये कौन से टाइप का एनिमल है। लाइक काऊ है, गोट है, शीप है। ठीक, इन तीनों में मानता है, काऊ, गोट या शीप। तो अगर मान लो जैसे काऊ और शीप जो है वो थोड़ा थोड़ा तो सिमिलर दिखते हैं अगर हम लोगों का फर्क, तो अगर इन लोगों ने जैसे भी इनपुट दिया और फिर इनपुट इसने फेच करने के बाद जब मॉडल ट्रेन किया, तो मॉडल ट्रेन करने के बाद अगर मान लो 100 इमेजेस में से 97 या 98 इमेजेस में उसने दिखा दिया कि दिस इज अ काऊ, और बाकी दो इमेजेस में जो काऊ थी उसको नहीं दिखा पाया, उसमें लिख दिया दिस इज अ शीप और दिस इज अ गोट, तो भाई दिस इज अ एरर। तो यही होता है कॉस्ट फंक्शन में कि आपने लॉस कितना किया, कि लाइक आपका एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए था कि वो काऊ है, लेकिन आपने क्या आया है प्रेडिक्टेड आउटपुट कि वो गोट है या शीप है। तो अगर हम लोग इस चीज़ को कम कर देते हैं तो हम लोग की एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शंस और अच्छी होती जाती है। ठीक, अब मॉडल ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या होता है, जब देखो ऑप्टिमाइज करने के लिए ना तुमको इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक, उसके इंटरनल पैरामीटर्स के। तो प्रोसेस क्या करता है, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करता है। ठीक, और लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के बाद जो कि लॉस फंक्शन वो कैसे मिनिमाइज करता है, जो कि उसके ग्रेडियंट बेस जितनी भी उसने अभी तक लर्निंग कर्व में उसने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो उससे ऑप्टिमाइज करता जाएगा, ऑप्टिमाइज करता जाएगा जो कि उसने लॉस फंक्शन में सीखी है कि दिस इज़ अ बैड आउटपुट और मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे अब जैसे तुम एक टेक्निक सोच सकते हो, ग्रेडियंट डिसेंट।
अब ग्रेडियंट डिसेंट मतलब वो एक ग्रेडियंट फॉर्म करता रहेगा, फिर उसके बाद उस ग्रेडियंट को जो भी रहता है ना, ऐसे मैं तुम लोगों को इसके बारे में अगर समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कि जो तुम्हारे लिए एक सिंपल रहता है कि हम लोग एक लर्निंग कर्व पे जा रहे हैं, तो उस चीज़ का जब ग्रेडियंट हम लोग बनाते हैं और वो डिसेंट होता जाता है, ठीक। अब उसमें तुम लोग डिसेंट करते जाते हो, लाइक अगर तुम लोग जैसे समझो लीनियर रेग्रेशन होता है, एक लीनियर रेग्रेशन में तुम लोग को बेस्ट फिट फाइंड करना रहता है ना डाटा पॉइंट्स का। तो हर बार डाटा पॉइंट्स अगर चेंज होते जाएंगे तो बेस्ट फिट भी चेंज होता जाएगा, ठीक। बेस्ट फिट के बाद उसके बाद तुमको एक बेस्ट फिट निकालोगे तुम लास्ट में, जो कि तुम्हारा वर्क करेगा 100% और एक्यूरेसी के साथ, ठीक। द सो एक चीज़ तो ये होता है। फिर हम लोग ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम लोग ने यही जो हम लोगों ने ऊपर मॉड फॉरवर्ड पास किया, लॉस फंक्शन लिया, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जब मॉडल ऑप्टिमाइज हो गया तो उसको रिपीटेडली चलाते गए इटरेटिवली, ठीक। लॉस फंक्शन मिनिमाइज करने के लिए, जब लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा तो अब इवैल्यूएट कर सकते हैं वापस से। हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे, हम लोग के पास कुछ मैट्रिसेस रहते हैं जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर आर यूज्ड टू गॉज द मॉडल्स इफेक्टिवनेस इन मेकिंग प्रेडिक्शंस। अब प्रेडिक्शंस करना है तो तुमको यही करना पड़ेगा, F1, प्रिसिजन, रिकॉल, ये सब होता है, ठीक। एवरेज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो अब हम लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी ना, कि तुम लोग कहाँ से कहाँ तक लेके जाओगे, ठीक। कहाँ से कहाँ तक लेके जाओगे, यही एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मशीन लर्निंग प्रोसेस में, ठीक। तो इसके आगे बढ़ते हैं, अब मैं समझाता हूँ मशीन लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। द इनिशियल फेज इन्वॉल्व्स अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम, डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द मॉडल। अब हम लोग इस पूरे मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को एक सेंटिमेंट एनालिसिस के मॉडल के थ्रू समझेंगे। तो मेरी बातें बस ध्यान से सुनना और जो ये चीज़ें लिखी हुई है उससे उनको रिलेट करना, ठीक। द इनिशियल फेज इन्वॉल्व्स अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने तुमको जो ऊपर बोला था ग्रेडेड, कि वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, वेरी नेगेटिव, तो हम लोग इसको 5 स्टार मान सकते हैं, ठीक। वेरी वेरी पॉजिटिव मीन्स 5 स्टार्स एंड वेरी नेगेटिव मीन्स 1 स्टार। तो हम लोग अब प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दैट प्रॉब्लम। फिर हम लोग उसी के हिसाब से नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग रेलिवेंट डाटा जो कि नेसेसरी होगा मॉडल के लिए, वो बहुत सारे सोर्सेस से कलेक्ट करेंगे। जैसे कि कैगल से कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ एपीआईज बनी रहती है, कुछ वेबसाइट्स रहती हैं जो डाटा बेसिस ही दे देती हैं, ठीक ठीक। और कैगल तो है ही अपना। और वेब स्क्रैपिंग से भी हम लोग डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे तुम लोग वेब पे जाओगे, वहाँ से डाटा उठाओगे, उसको एक अलग से फाइल में इंपोर्ट करोगे, ठीक। तो अभी हम लोग कैसे, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे डिस्कस करेंगे, वो उसके रिव्यू को देख के डिस्कस करेंगे कि उसने रिव्यू कैसे लिखा है। अगर उसने गुड लिखा होगा तो ऑब्वियसली वो बाकी सारी चीज़ों पे भी, टैक्स में भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो गुड लिखा होगा तो वो न्यूट्रल कभी नहीं आएगा, वो या तो ही इज सेटिस्फाइड, ही इज पॉजिटिव, और ही इज वेरी पॉजिटिव। ही कैन नाइदर बी न्यूट्रल, नाइदर बी नेगेटिव, नाइदर बी वेरी नेगेटिव। तो डाटा कलेक्ट कर लेंगे हम लोग इसी तरीके से। डाटा कलेक्ट करने के बाद द सेकेंड थिंग व्हाट विल डू इज, जो कि अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए, कि हम लोग डाटा को प्रिपेयर करेंगे, ठीक। अब डाटा को प्रिपेयर करने के लिए, अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो डाटा को प्रिपेयर करने के लिए ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हम लोग का डाटा प्रिपरेशन रहता है, प्रॉब्लम स्टडी समझ गए, डाटा कलेक्शन समझ गए, अब डाटा प्रिपरेशन में भी तो तुम लोग को समझना पड़ेगा ना, कि अब डाटा प्रिपरेशन में तुम खोलोगे तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। तो हम लोग को ये करना पड़ता है डाटा प्रिपेयर करने के लिए। अब डाटा को गैदर करो, ठीक। अब डाटा को गैदर करोगे तो सेवरल प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स लगते हैं, जैसे कि जो कि डाटा की क्वालिटी और सूटेबिलिटी को देखता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है उस परफेक्टली उस मॉडल पे ट्रेन करने के लिए, ठीक। अब जैसे उस डाटा पे हम लोग को थोड़ी सी डाटा क्लीनिंग लगानी पड़ती है। कुछ लोग रहते हैं कि जो मॉडल पे कुछ नहीं लिखते, जैसे मान लो कमेंट में उन लोगों ने लिख दिया कुछ भी, अंड बंड लिख दिया, डॉट लगा दिया सिर्फ, हाँ 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 लिख के चले गए। तो वो डाटा तो हम लोग को यूज नहीं करना है ना। तो
ऑब्वियसली वो डाटा हम लोग को मिस इन्फॉर्मेशन या हम लोग के मॉडल को ख़राब कर सकता है। तो हम लोग डाटा क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उस डाटा का, पूरा डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको ऐड करेंगे। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इसी को बोलते हैं। हम लोग क्लीन कर देंगे उस डाटा को, फिर उस डाटा पे परफेक्ट तरीके से फीचर्स डाल देंगे एंड एवरीथिंग। उस डाटा के हर एक कॉलम को लेबल कर देंगे, फिर उसके जो फीचर्स रहेंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब जैसे फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखो एक फीचर तो हो गया गुड, एक फीचर हो गया बैड, एक फीचर हो गया ओके, एक फीचर हो गया वर्स्ट, एक फीचर हो गया बेस्ट, एक फीचर हो गया बेटर। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग को फीचर्स की तरीके से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो इससे हम लोग कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि हम लोग को ना प्रोग्राम पे वर्क करेगा, हम लोग के सेंटिमेंट एनालिसिस पे। जैसे कोई गुड बोला, किसी ने बेटर बोला, तो बेटर बोला तो ऑब्वियसली उसने पहले प्रोडक्ट टेस्ट किया होगा, तो इसका मतलब वो बेटर बोल रहा है, तो लाइक पहले से वो बेटर है। लाइक अगर उसने ये लिख के दे दिया दिस प्रोडक्ट वाज वर्स्ट व्हेन आई फर्स्ट बॉट इट बट देन आई अगेन बॉट इट एंड इट इज बेटर, तो बेटर का मतलब वो न्यूट्रल के साइड पे जा रहा है, ठीक। और अगर वो बेटर की जगह बेस्ट लिखा होता है, नाउ द प्रोडक्ट इज गुड और बेस्ट, इसका मतलब वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो हम लोग को ये जो फीचर्स है ना, इसको सही तरीके से मैप करना पड़ेगा, और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग जो नया जो हम लोगों ने डाटा सेट बनाया, ये सारी चीज़ें करके डाटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ईडीए और अपनी फीचर इंजीनियरिंग, तो उसमें ना हम लोग का डाटा बनेगा। अब जो ट्रेनिंग डाटा को ना हम लोग, जो हम लोग पास डाटा सेट है, हम लोग उसको ट्रेनिंग डाटा में और टेस्टिंग डाटा में स्प्लिट कर देंगे। तो स्प्लिट कुछ ऐसे होता है कि ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा में स्प्लिट हम लोग ऐसे करते हैं कि, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो तो अब हम लोग आगे बताते हैं कि अब हम लोग मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो मॉडल, अब हम लोगों ने जितना भी प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, अब जैसे प्रॉब्लम अभी यहाँ पे क्या रिक्वायर है, तो अभी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं कि लाइक हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें लीनियर रिग्रेशन, ठीक। अब तुम ये बताओ कि लाइक अभी हम लोग को अगर इसमें यूज़ करना होता तो हम लोग लाइक क्या यूज़ करते। तो अगर मेरे दिमाग में जो चीज़ आती वो मैं यूज़ करता कि मैं सोचता कि पहले मैं इसमें लीनियर रिग्रेशन यूज़ करके देखता हूँ, और इसके सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक ट्रेनिंग मॉडल लेंगे, उससे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको फीचर्स को डाल देंगे, उससे प्रेडिक्ट कर देंगे। अब हम लोग क्या यूज़ क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो, मेरे ख्याल से जो सबसे जो प्रोमिनेंट दो या तीन चीज़ें लगेंगी, वो मेरे ख्याल सबसे पहले हम लोग बेस नाइफ बेस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अब नाइफ बेस थ्योरम तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो लाइक हम लोग का कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट रहता है, ठीक। अब हम लोग उससे जो प्रिडिक्ट करते हैं, एक कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट है हम लोग के पास, हम लोग के यूज़र रिव्यूज़, ठीक। अब हम लोग जो उससे प्रिडिक्ट करेंगे, उससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नाइफ बेस के थ्रू। अब जैसे हम लोग के पास जितनी भी चीज़ें हैं, कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में, ये हम लोग को करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो कि a family of probabilistic algorithms that use Bayes theorem to predict the category of a text, ठीक। अब हम लोग बेस थ्योरम लगाएंगे और उसमें फीचर्स लिख देंगे, और उससे कैटेगरी ऑफ द टेक्स्ट को हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे। एक तो हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग के पास भाई एक चीज़ और होती है, लीनियर रेग्रेशन। लीनियर रेग्रेशन क्या करेगा कि अब तुम्हारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक, कुछ y की वैल्यूज़ हैं, कुछ x की वैल्यूज़ हैं, उससे हम लोग कुछ प्लॉट कर लेंगे, ठीक। अब y की वैल्यूज़ में हम लोग डाल सकते हैं कि वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, वेरी, और इसके हिसाब से ना पॉइंट्स को प्लॉट करते जाते हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद एक लाइन खींच देंगे, फिर उससे काम करेंगे, ठीक। अब देखो एक चीज़ होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं, और डीप लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी कर सकते हैं। अगर मैं तुम लोग को अभी बताऊंगा तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आई एम नॉट गोना लाइक डाइव इनटू देम। यू कैन लाइक, तुम लोग इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, और फिर हम लोग इसके आगे बात कर सकते हैं, ठीक। मॉडल को बिल्ड कर दिया, ट्रेन कर दिया, अब हम लोगों ने मॉडल को बिल्ड किया, उस डाटा सेट से पैरामीटर सेट किए,
ठीक, पैरामीटर सेट किया और फिर उसको ट्रेन कर दिया। अब मॉडल इवैल्यूएशन के लिए क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स में हम लोग प्रिसीजन, रिकॉल, आरओसी कर्व्स, F1 स्कोर, एरर मेजरमेंट्स टू असेस इस एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक, अब एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस के लिए तुम लोगों को अगर देखना होगा तो मॉडल को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक, मॉडल इवैल्यूएशन के लिए यही होता है कि आप उसके F1 स्कोर्स, प्रिसीजन, रिकॉल, आरओसी कर्व्स वगैरह को, ये सारी टेक्निक्स होती हैं, ये एक सारी क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि F1 स्कोर, प्रिसीजन, कितना प्रिसीजन आ रहा है, कितना रिकॉल आपका दे रहा है। मतलब रिकॉल का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि लाइक आपका जो पर्टिकुलर मॉडल है, जब वो रिवर्स बैक आएगा, रिवर्ट बैक करेगा, तो वो कितना रिकॉल दे रहा है। ठीक, कि मतलब वो कितना ज़्यादा रिकॉल कर पा रहा है आपके परफेक्ट उस चीज़ को। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। ठीक, फिर मॉडल ट्यूनिंग करेंगे। अब जैसे हम लोग ट्यून करेंगे मॉडल्स को, जैसे हम लोग ने मॉडल ट्रेन कर दिया, अब हम लोग मॉडल्स को वापस से एडजस्ट करेंगे, उसके पैरामीटर्स एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने उसके अंदर वैल्यूज पास करी हैं, लेयर्स उसकी एडजस्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर हम लोग को ये मॉडल हो जाएगा तो हम लोग उसको डिप्लॉय कर देंगे और उसको मॉनिटर और मेंटेनेंस करते रहेंगे। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि देयर आर टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, नीड फॉर मशीन लर्निंग एंड लिमिटेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो थैंक यू गाइस।